अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट जीपीएसएन। आज की इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और लास्ट में हम नर्सिंग केयर प्लान को भी बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। नंबर 1 है डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। नंबर 2 है पर्पसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। Describe clinical skills needed to implement nursing care plan. Describe the activities the nurse carry out during the evaluation phase of nursing process. Use of functional health approach to implement and evaluate client care. इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन की। इम्प्लीमेंटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। The phase involved carrying out the nursing care plan that was developed during the planning phase, in which a nurse puts a nursing care plan into action. इसमें नर्स जो जिसने नर्सिंग केयर प्लान को प्लानिंग फेज में डेवलप किया है, यहाँ पर वो कैरी आउट करती है, और नर्स जो है वो अपने एक्शंस को जो है वो पुट करती है इस फेज पे, और पेशेंट को इंटरवेन करती है, उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है। इसके बाद बात करते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन इज द फेज वेयर द नर्स असेसेस द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेड। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर प्रोवाइडेड इन मीटिंग द पेशेंट्स गोल एंड आउटकम्स। एवोल्यूशन फेज में नर्स जो है वो फिर असेस करती है पेशेंट को, उसके रिस्पांस को, जो इंटरवेंशन से जो है वो पेशेंट रिस्पांस देता है, उसकी प्रॉब्लम के अंदर चेंजेस आती है, इम्प्रूवमेंट आती है, उसे देखती है। और ये पेशेंट नर्स जो है वो डिटरमाइन करती है उसकी इफेक्टिवनेस को, कि नर्स ने जो गोल्स सेट किए थे उसके मुताबिक जो है वो उसका रिज़ल्ट जो है वो मिला है या नहीं। इसके बाद हम इसके पर्पसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन और के पर्पसेस को देखते हैं, जिसमें टू एग्जीक्यूट द केयर प्लान। इसमें नर्स जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है, अमली जामा पहनाती है और इंटरवेंशन करती है, और इसके बाद जो है वो एड्रेस द पेशेंट्स नीड। यहाँ पर जो पेशेंट की मेजर प्रॉब्लम है, उसकी नीड्स है, उसके प्रेफरेंसेस हैं, उसे उन्हें एड्रेस करती है। और इसके बाद प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव केयर। इसके बाद जो नर्स है वो कम्प्रिहेंसिव केयर जो है वो यहाँ पर उसे पेशेंट को देती है, इंटरवेंशन देती है। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, तो उसके लिए जो उसने गोल सेट किया है कि उसके फीवर को रिड्यूस करना है, उसके लिए कोल्ड स्पंजिंग अगर करती है, तो वो कम्प्रिहेंसिव केयर जो है उसको प्रोवाइड करती है। टू प्रमोट सेफ्टी एंड कंफर्ट, यहाँ पर वो पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट का भी ख्याल रखती है, कि अगर पेशेंट को कोई मेडिकेशन देनी है तो उससे उसको साइड इफ़ेक्ट ना हो, या जो इंजेक्शन अगर उसको दिया जा रहा है तो उसकी टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि उसे कोई नुकसान या हैज़र्ड ना हो और वो कंफर्टेबल महसूस करे। और इसके बाद हम देखते हैं पर्पसेस ऑफ एवोल्यूशन टू असेस द इफेक्टिवनेस। यहाँ पर वो असेस करती है कि जो भी वो इंटरवेंशन से दिए गए और उसका जो आउटकम था उसके मुताबिक जो है उसे इंटरवेंशन दिए गए हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो असेस करती है, कि जो रिज़ल्ट मिला है वो प्रॉपर इंटरवेंशन के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट मिला है। टू मॉनिटर प्रोग्रेस, यहाँ पर नर्स जो है वो पेशेंट की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करती है, कि इंटरवेंशन के बाद जो है पेशेंट में क्या चेंजेस आई, क्या तब्दीली आई, और पेशेंट ने कितना प्रोग्रेस किया है, या उसे डिज़ीज़ से जो उसको प्रॉब्लम है उसमें उसको कोई फ़ायदा हुआ, या मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसको ऑक्सीजन थेरेपी अगर दी गई, तो क्या उसकी सांस बहाल हुई, रेस्पिरेशन रेट जो है वो प्रॉपर जो होना चाहिए उस वो हो गया। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ केयर, और इसमें नर्स जो है वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर को भी जो है वो मद्देनज़र रखती है, कि जो हम उससे इंटरवेंशन कर रहे हैं वो प्रैक्टिस बेस है या एविडेंस बेस है,
तो उससे जो है नर्स जो है पेशेंट को क्वालिटी केयर जो है वो मुहैया करती है। टू सपोर्ट कंटिन्यूटी केयर, अब यहाँ पर नर्स ऑनगोइंग जो केयर है उसमें पेशेंट को सपोर्ट करती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं डिस्क्राइब क्लिनिकल स्किल्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट नर्सिंग केयर प्लान। इसमें कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं जिसमें नर्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करती है, क्रिटिकल थिंकिंग करती है, डिसीजन मेकिंग करती है और क्लिनिकल रीजनिंग और क्रिएटिविटी करती है। यहाँ पर नर्स जो है अपनी इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके पेशेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए वो भी क्रिटिकली जो है वो सोच के मुताबिक जो है पेशेंट को एनालाइज करती है कि पेशेंट की कंप्लेन जो है वो किस तरह से उसे दूर करनी है या उसमें कमी करनी है, उसे रिड्यूस करना है। तो वो भी जो है वो पेशेंट को एनालाइज करके और अपनी बेहतर से बेहतर टेक्निक को यूज़ करके जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, जिसमें वो डिसीजन लेती है कि अब पेशेंट के लिए क्या करना है। अगर पेशेंट को किसी प्रोसीजर से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब उसे मॉडिफ़ाई करना है, चेंज करना है और इसके बाद फिर वो देखती है क्रिएटिविटी लाती है कि नई चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करती है, जिससे कि पेशेंट को फ़ायदा होता है और नए रिफ्रेशेस कोर्सेज़ के तरीक़ेकार इस्तेमाल करती है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसे यूटिलाइज़ करती है। इंट्रापर्सनल स्किल्स में वो वर्बल और नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ से जो है पेशेंट के साथ जो है रिलेशन कायम करती है, पेशेंट की काउंसलिंग करती है, सपोर्ट देती है और पेशेंट के एटीट्यूड और नर्स के एटीट्यूड जो है एक दूसरे को बेहतर समझने में मददगार साबित होता है, जिससे कि पेशेंट की केयर करने में आसानी होती है और नर्स जो है अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ जो है पेशेंट, फैमिली और अदर टीम मेंबर्स को जो है वो भी अपने इस प्लान के अंदर जो है शामिल करती है। टेक्निकल स्किल्स में नर्स जो है जो मेडिकेशन देती है और इक्विपमेंट्स को जो है वो ऑपरेट करती है और स्टरलाइज प्रोसीजर और वुंड ड्रेसिंग वगैरह करती है, तो उसे टेक्निकली एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो जो मेडिकेशन है एक्सपर्ट कर रही है वो गलत ना हो। वो अगर इंजेक्टेबल कोई मेडिकेशन दे रही है जैसे आईएम, आईवी, तो उसे उस टेक्निक का पता होना चाहिए कि आईएम इंजेक्शन जो है वो 90 के एंगल पे दिया जाता है और जब वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करती है जैसे वेंटिलेटर है, कार्डियक मॉनिटर है, तो उसे उस टेक्नीक का पता होना चाहिए कि उस किस टेक्नीक से उन्हें यूज़ करना है। और उसके बाद स्टरलाइज़ प्रोसीजर जो करती है तो उसे उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे कि फोलिक एसिड पास करने के लिए स्टरलाइज़ प्रोसीजर किया जाता है, पैरासेंटेसिस के लिए स्टरलाइज़ प्रोसीजर यूज़ किया जाता है और लबर पंक्चर के लिए जो है वो स्टरलाइज़ प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि पेशेंट को हम किसी भी हैज़र्ड से, कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। इसी तरह वो ड्रेसिंग जो है उसे प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए ताकि उससे पेशेंट को जो है माइक्रोबियल एजेंट से जो है बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ द नर्स कैरी आउट ड्यूरिंग द एवोल्यूशन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसमें नर्स डेटा कलेक्शन करती है रिलेटेड टू डिजायर्ड आउटकम्स। इसमें नर्स देखती है कि पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई है या वर्स हुई है और उसके बाद कंपेयरिंग डेटा विद द आउटकम्स। नर्स जो है वो अपने आउटकम्स गोल्स के मुताबिक जो है वो पेशेंट डेटा को कलेक्ट करती है और उसे कंपेयर करती है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो पेशेंट को जो अगर इम्प्रूवमेंट हुई है तो वो पेशेंट केयर के मुताबिक हुई है और रिलेटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़ टू आउटकम। अब इसमें नर्स जो है वो एक्टिविटीज़ को आउटकम के साथ जो है वो रिलेट करती है कि जो इंटरवेंशन नर्सिंग इंटरवेंशन जो दी गई हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो हमने अचीव किया है और वो आउटकम के मुताबिक अचीव किया है या नहीं। कंक्लूजन अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटस, यहाँ पर वो कंक्लूड करती है, नतीजा अक्स करती है कि जो आउटकम दिए गए
वो अचीव हुए या नहीं। कंटिन्यूइंग, मॉडिफाइंग और टर्मिनेटिंग नर्सिंग केयर प्लान। इसमें नर्स जो है वो देखती है कि अगर पेशेंट के नीड के मुताबिक चेंजेस हो रही हैं तो वो इस नर्सिंग केयर प्लान को कंटिन्यू करती है, और अगर वो अचीव नहीं हो पा रहे तो वो उसे मॉडिफाई करती है और उसके अंदर तब्दीली लाती है, चेंजिंग लाती है, या अपने प्लान को तब मॉडिफाई करती है। और अगर मॉडिफाई करने से भी वो नीड का अब अचीव नहीं हो रही या पेशेंट में बेहतरी नहीं आ रही तो वो अपने नर्सिंग केयर प्लान को टर्मिनेट कर देती है और फिर नए सिरे से जो है वो नर्सिंग केयर प्लान को बनाती है। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू इम्प्लीमेंट एवल्यूट दी केयर यूजिंग प्लान ऑफ केयर। शुरू में हमने बात की थी कि हम लास्ट में जो है वो आपको नर्सिंग केयर प्लान जो है वो सिखाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो एक सिनेरियो के मुताबिक जो है आपको जो है नर्सिंग केयर प्लान जो है वो बनाना सिखाएंगे, और उसमें देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन को हम कैसे देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 65 इयर्स ओल्ड लेडी मैरी, जो कि शदीद कंजस्टिव हार्ट फेलियर में मुब्तला है, और उसके लिए जो नर्सिंग केयर प्लान जो है मुरतब किया गया उसमें उसकी सिम्टम्स को देखा गया और उसके फ्लूइड बैलेंस को देखा गया और उसकी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो नर्सिंग केयर प्लान बनाया गया, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में पहले हम उसकी असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट में हमने मैरी के वाइटल साइन को ऑब्ज़र्व किया, उसके हार्ट एंड लंग्स के साउंड को सुना, और फ्लूइड स्टेटस को देखा, और उसके सिम्टम्स को देखा, जैसा कि डिस्निया है और अडीमा है, जो कि कार्डिक फेलियर में ये कंप्लेन होती है कि उससे डिस्निया होता है और डीमा होता है। मेडिकल हिस्ट्री जो है वो रिव्यू की गई, करंट मेडिकेशन जो वो यूज़ कर रही है उन्हें देखा गया, और रिसेंट चेंजेस उसकी जो कंडीशन में वो देखी गई। उसके बाद फिर उसकी असेसमेंट के मुताबिक जो उसका डायग्नोसिस बनाया गया, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजेशन। जैसे कि हम जानते हैं रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर इम्पेयरमेंट आ गई, यानी हाइपोक्सिया हो गया, जिससे उसे ब्रेथलेसनेस हो गई। तो उसके लिए जो डायग्नोसिस बनाया गया, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से उसकी जो गैस एक्सचेंजेस में इम्पेयरमेंट आ गई। नंबर 2, उसका जो डायग्नोसिस बनाया गया, एक्सिस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू हार्ट फेलियर। यहाँ पर हार्ट फेलियर की वजह से उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो एक्सिस हो गया, और जो कि हमने ऊपर देखा कि अडीमा उसकी उसका एविडेंस है कि अडीमा में हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो वो यहाँ पर जाहिर होता है कि कार्डिक फेलियर की वजह से जो है पेशेंट को अडीमा हो गया, और अडीमा जाहिर करता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की कलेक्शन हो गई। अब प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम देखते हैं कि हम एक नर्सिंग केयर प्लान जो है डेवलप करते हैं, और गोल्स उसके लिए सेट करते हैं, उसके इंटरवेंशन सेट करते हैं कि मैरी को हम डायग्नोसिस के मुताबिक कौन सी इंटरवेंशन जो है वो दी जाए, ताकि हम वो आउटकम्स जो हैं वो हासिल कर सके। फॉर एग्जांपल जो गोल है वो इम्प्रूव गैस एक्सचेंज एंड रिड्यूस डिस्निया। डिस्निया को रिड्यूस करने के लिए हम जो है उसकी गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करेंगे। इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन में हम उसको ऑक्सीजन थेरापी देंगे, यानी कि ऑक्सीजन देंगे जो कि 2 लीटर पर देते हैं, और उसके बाद एलिवेट करते हैं उसका हेड ऑफ बेड, बेड की साइड जो हेड साइड है वो उसको हम एलिवेट कर देते हैं। मॉनिटर करते हैं रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली, यानी कि हम उसकी रेस्पिरेशन को जो है वो काउंट करते हैं, एंड इनकरेज डीप ब्रीदिंग, और उसकी उसे डीप ब्रीदिंग कहते हैं कि डीप ब्रीथिंग करे और कफिंग एक्सरसाइज करे। गोल क्या है,
मैनेज फ्लूइड वॉल्यूम एंड प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड। अब यहाँ पर हमने उसका फ्लूइड वॉल्यूम को जो है वो प्रिवेंट करना है, मैनेज करना है, और उसके ओवरलोड फ्लूइड को जो है वो प्रिवेंट करना है। अब इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे? इंटरवेंशन में हम मॉनिटर डेली वेट, डेली इसका वेट करेंगे ताकि इसके वेट के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो हमें पता चले। रिस्ट्रिक्ट करेंगे डाइटरी सोडियम इनटेक। यहाँ पर हम उसे नमक जो है उसका रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो सोडियम कम यूज़ करें। और एडमिनिस्टर डायरेटिक एज प्रेस्क्राइब्ड। अगर प्रेस्क्राइब्ड है डायरेटिक तो हम वो उसे देंगे और मॉनिटर करेंगे उसका इनटेक आउटपुट। जो फ्लूइड हम उसे इनटेक करवा रहे हैं और जो यूरिन के ज़रिए आउटपुट आ रहा है उसे मॉनिटर करेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इस सारे प्रोसेस के लिए हम जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसे ऑक्सीजन थेरापी देंगे जो कि 2 लीटर देते हैं, और ये नेज़ल कैनुला से जो है वो दी जाती है। और फिर हम मैरी की जो पोजीशन है वो सेमी फॉलोअर पोजीशन बनाएंगे जिससे उसकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। प्रोवाइड एजुकेशन, हम उसे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि लो सोडियम डाइट जो है वो यूज़ करे, और उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए जो है वो एजुकेट करेंगे। फिर एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब डायरेटिक, यानी डायरेटिक ड्रग देंगे जिससे कि यूरिनेशन जो है वो होगी, और उसका मैरी को हम जो है उसकी रिस्पांस को मॉनिटर करेंगे कि आए कि वो यूरिन पास कर रही है, उसका फ्लूइड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसका एडीमा जो है वो कम हो रहा है। encourage मैरी टू एडहेयर हर मेडिकेशन regime एंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पर हम मैरी को जो है वो गाइडलाइन देंगे कि वो अपनी मेडिकेशन रजीम को जो है वो प्रॉपर तरीके से ले और प्रॉपर फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स ले, ताकि हम उसे रीअसेस कर सकें और उसकी कंडीशन को देख सकें कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं। अब हम देखते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम असेसमेंट करेंगे। हम ऑनगोइंग असेसमेंट करते हैं और मैरी के इंटरवेंशन के रिस्पांस को देखते हैं कि मैरी ने इंटरवेंशन को रिस्पांस किया या नहीं। उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो कंप्लेंट्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके अंदर चेंजेस आई या नहीं। फिर मॉनिटर करेंगे हम वाइटल साइंस, उसके वाइटल साइंस को देखेंगे, उसके रेस्पिरेशन को देखेंगे। फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखेंगे कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो उसके अंदर जो नॉर्मल रेंज पर आ रही है या नहीं। उसके लंग साउंड्स को सुनेंगे, और फिर फ्लूइड स्टेटस देखेंगे कि उसका एडीमा जो है वो कम हुआ या नहीं, और उसके सिम्टम्स को जो है वो देखेंगे कि वो डिस्निया और एडीमा जो है उसे देखेंगे कि डिस्निया उसका कम हुआ, उसकी सांस की जो रफ्तार है उसमें कमी आई या नहीं, एडीमा उसका कम हुआ या नहीं। फिर कंपैरिजन करेंगे आउटकम्स के साथ। जो भी रिज़ल्ट हमें मिलता है, जो भी कंडीशन में चेंजेस आती हैं, उसे हम आउटकम्स के साथ जो है वो कंपेयर कंपेयर करेंगे कि जो हमने आउटकम तरतीब दिए थे कि मैरी को उसके केयर प्लान के मुताबिक कि हम उसकी फ्लूइड को बैलेंस करेंगे, उसकी सांस की रफ्तार को नॉर्मल करेंगे, और ये एक्चुअल उसके आउटकम्स थे जो हमने केयर प्लान के अंदर एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। तो उनको कंपेयर करेंगे कि वो उसका डिस्निया रिड्यूस हुआ, उसका फ्लूइड बैलेंस जो है वो स्टेबल हुआ, मेडिकेशन रिकमेंडेशन जो है वो उसने यूटिलाइज की, इस्तेमाल की, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। अब उसके बाद हम एनालाइज करेंगे फाइंडिंग्स को। एनालाइज असेसमेंट डेटा टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। यहाँ पर हम उस असेसमेंट को जो हमने देखी तो उसे हम जो है एनालाइज करेंगे कि हमारी जो इंटरवेंशन थी वो इफेक्टिव थी या नहीं, और उससे हमने आउटकम्स जो डिज़ायर्ड आउटकम्स थे वो उन्हें अचीव किया या नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंसिडर मैरिज फैक्टर सच एज अडहेरेंस टू दी केयर प्लान, कि मैरी ने केयर प्लान को जो है वो फॉलो किया, जो इंस्ट्रक्शन थी
उन्हें फॉलो किया, यानी कि रिस्पांस दिया मेडिकेशन को, जो मेडिकेशन उसको इंस्ट्रक्शन की गई उन्हें उसने लिया या नहीं, और फिर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो उसकी कंडीशन में आई या नहीं। इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैरियर एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस देखेंगे और बैरियर्स देखेंगे कि इस अचीवमेंट के दौरान अगर हमें कोई बैरियर्स नज़र आते हैं या चैलेंजेस नज़र आते हैं कि हम डिज़ायर्ड आउटकम जो है उन्हें अचीव नहीं कर पाए, तो हम देखेंगे कि वो कौन से बैरियर्स हैं, यानी कि मेडिकेशन जो है वो बैरियर है जिससे कि उसे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं तो वो उसने जो अचीव नहीं की या फॉलो नहीं किया, और अगर मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं या कोई सोशल फैक्टर्स जो हैं उन्होंने मैरी को अफेक्ट किया है कि वो अपने केयर प्लान को जो है वो फॉलो नहीं कर पाई। इसके बाद हम देखते हैं रिवीजन्स ऑफ केयर प्लान। अब अपने केयर प्लान को हम जो है वो एवोल्यूशन के मुताबिक, उसकी फाइंडिंग्स के मुताबिक जो है रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि जो नीड्स अचीव नहीं हुई, तो फिर देखेंगे कि कौन से बैरियर्स हैं जिनकी वजह से ये आउटकम जो है वो हम अचीव नहीं कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरी ने जो का फ्लूइड बैलेंस जो ना स्टिल अनस्टेबल है, क्योंकि अभी तक जो है उसका फ्लूइड बैलेंस अनस्टेबल है। हमने उसको डायरेटिक थेरेपी दी लेकिन फिर भी इसका जो है फ्लूइड है स्टिल अनबैलेंस है, और जो मेडिकेशन उसके लिए दी गई वो देने के बाद भी अगर उसका फ्लूइड अनबैलेंस है तो फिर हमें मेडिसिन एडजस्ट करने की ज़रूरत है, या फिर अदर हेल्थ केयर टीम के साथ कंसल्टेशन की ज़रूरत है और फर्दर इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन में हम देखते हैं जितनी भी एवोल्यूशन के अंदर फाइंडिंग्स हमें मिली, जो भी रिस्पांस हमें मैरी का इंटरवेंशन देखा गया कि उसने इंटरवेंशन को रिस्पांस दिया, जो भी चेंजेस आई तो उन्हें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, और अगर केयर प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत है तो उसे भी हम जो है वो उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।